हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एग्रो हाइड्रोपोनिक। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि हाइड्रोपोनिक क्या होती है और इसे कैसे किया जा सकता है। साथ में हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, ये इसके अंदर कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को यूज़ किया जाता है, इसके अंदर ग्रोइंग मीडियाज़ का क्या इंपॉर्टेंस होता है और ये कितने टाइप्स की होती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि टीडीएस क्या है और इसके लेवल को क्यों मेंटेन करना ज़रूरी होता है। साथ में हम बताएंगे कि पीएच क्या होता है और इसकी पीएच की रेंज को हाइड्रोपोनिक में किस रेंज में मेंटेन करना होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, उसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि ग्रोइंग मीडिया क्या होती है, टीडीएस क्या होता है, पीएच का रेंज क्या होता है, पीएच के रेंज को 5.5 से 6.5 के बीच में क्यों मेंटेन करना होता है, हाइड्रोपोनिक्स में कितने टाइप्स के सिस्टम को यूज़ किया जाता है और कौन सा सिस्टम स्टार्टिंग फेज में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ताकि आपकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। हाइड्रोपोनिक दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हाइड्रो प्लस फोनोज, जिसमें हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोनोज का मतलब होता है लेबर। अगर इन दोनों वर्ड को मिला दें तो उसका मतलब होता है कि वाटर के साथ कुछ काम करना। अगर हम साधारण शब्दों में बोलना चाहें तो हाइड्रोपोनिक का मतलब होता है बिना मिट्टी की खेती करना। हाइड्रोपोनिक स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बेसिक पार्ट्स को समझना होगा। सबसे पहला पार्ट होता है इसका न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ये एक तरीका लिक्विड मिक्स होता है जिसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें एयर पंप का यूज़ किया जाता है। एयर पंप का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि वह प्लांट की रूट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सके। हमें एक रिजर्व टैंक की भी आवश्यकता होती है ताकि इसके अंदर हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को होल्ड कर सकें। इसके अंदर सनलाइट की 6 से 8 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप प्लांट को इंडोर ग्रो करना चाहते हो तो आपको ग्रो लाइट का यूज़ करना होगा प्रॉपर लाइट प्रोवाइड कराने के लिए। इसके अंदर एक ग्रो ट्रे होती है जिसके अंदर प्लांट्स को होल्ड किया जाता है। इस ट्रे के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स को फ्लो करते हैं। जितना न्यूट्रिएंट प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है वो अपटेक कर लेता है और रिमेनिंग न्यूट्रिएंट वापस रिजर्व टैंक में फ्लो हो जाता है। इसके अंदर हम एक समरसेबल पंप का यूज़ करते हैं। समरसेबल पंप का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि वो न्यूट्रिएंट को रिजर्व टैंक से ग्रो ट्रे के अंदर फ्लो कर सके। तो हमने समझा कि हाइड्रोपोनिक क्या होती है और इसके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं। अब हमें ये जानना है कि हाइड्रोपोनिक के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें हाइड्रोपोनिक करनी चाहिए। इसका सबसे पहला बड़ा बेनिफिट है कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो सॉइल के कंपैरिजन 30 से 40% अधिक होती है। वह इसलिए होती है क्योंकि मिट्टी के अंदर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट नहीं मिल पाता है। वह न्यूट्रिएंट की खोज करता है मिट्टी के अंदर, लेकिन हाइड्रोपोनिक के अंदर हम डायरेक्ट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को, उसे खोज करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इसके अंदर जो प्लांट की ग्रोथ होती है 30 से 40% अधिक होती है कंपेरिजन टू सॉइल। सेकेंड बेनिफिट है इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ वाटर। हाइड्रोपोनिक में हम केवल 10% वाटर का ही यूज़ करते हैं, जबकि सॉइल के अंदर जब हम 100% वाटर का यूज़ करते हैं तो 70 से 80% वाटर को सनलाइट अब्जॉर्व कर लेती है। रिमेनिंग वाटर सॉइल के अंदर अब्जॉर्व हो जाता है, तो इसलिए सॉइल के अंदर वाटर का ज़्यादा वेस्टेज होता है। लेकिन हम हाइड्रोपोनिक में वाटर का इफ़िशिएंट तरीके से रिसर्कुलेशन करते हैं और रिमेनिंग वाटर रिजर्व टैंक में वापस आ जाता है। जितना वाटर प्लांट्स को रिक्वायर होता है इतना अपटेक कर लेते हैं और रिमेनिंग वाटर वापस रिजर्व टैंक में आ जाता है। तो इसलिए इसके अंदर 10% वाटर का ही यूज़ होता है कंपैरिजन टू सॉइल। इसका थर्ड बेनिफिट है नो सॉइल रिक्वायर्ड, यानी हमें मिट्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मिट्टी की रिक्वायरमेंट ना होने से हम कहीं पर भी हम हमारे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं होती है कि हमें लैंड ही चाहिए होती है। अगर हम प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो हम उसे अपार्टमेंट भी कर सकते हैं, उसे टेरेस पे भी कर सकते हैं और हम उसे इंडोर भी हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोपोनिक का सबसे अच्छा बेनिफिट है। इसका चौथा बेनिफिट है इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमें रिजर्व टैंक में न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करना होता है और जितना न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होता है वो उतना अपटेक कर लेता है और रिमेनिंग न्यूट्रिएंट वापस रिजर्व टैंक में आ जाता है। न्यूट्रिएंट्स का फालतू वेस्टेज नहीं होता इसके अंदर।
इसका पांचवा बेनिफिट है, हमें सीजन या वेदर पे डिपेंडेंट नहीं होना होता है। सॉइल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप को ग्रो करना होता है, लेकिन हाइड्रोपोनिक में हमें सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप को ग्रो करना नहीं होता है। हाइड्रोपोनिक में प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको किस सिस्टम का यूज़ करना है प्लांट को ग्रो करने के लिए। हाइड्रोपोनिक में 6 टाइप के सिस्टम होते हैं। इसमें सबसे पहला सिस्टम होता है द वीक सिस्टम, और इसका दूसरा सिस्टम होता है डीप वाटर कल्चर सिस्टम, जिसे DWC भी बोला जाता है। इसके अंदर तीसरा सिस्टम होता है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, जिसे NFT बोला जाता है। इसका चौथा सिस्टम होता है इब एंड फ्लो सिस्टम, जिसे फ्लड एंड ड्रेन सिस्टम भी बोला जाता है। इसके अंदर पांचवा सिस्टम होता है ड्रिप सिस्टम, जिसमें ड्रिप का यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर हाईटेक जो सिस्टम होता है वो एरोपोनिक, जिसके अंदर प्लांट की रूट पे वाटर का स्प्रे किया जाता है। आप स्टार्टिंग में अगर हाइड्रोपोनिक करना चाहते हैं तो आपको DFT सिस्टम यूज़ करना चाहिए। ये NFT का ही एक पार्ट होता है, यानी कि NFT की तरह ही होता है, लेकिन NFT का सबसे बड़ी कमी ये होती है NFT की कि इसके अंदर 24 आवर्स हमें वाटर को चालू रखना होता है, जबकि DFT सिस्टम के अंदर अगर आप 6 से 8 घंटे की वाटर को फ्लो करेंगे तो भी आपके प्लांट्स सही तरीके से ग्रो होंगे, क्योंकि इसके अंदर वाटर का लेवल हाफ रहता है पंप को बंद करने के बाद में। लेकिन NFT के अंदर वाटर को पंप को बंद करने के बाद में उसमें पानी का लेवल नहीं रहता है। इसलिए आप स्टार्टिंग में अगर हाइड्रोपोनिक करना चाहते हैं तो आप DFT सिस्टम के थ्रू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। आप वीक सिस्टम के थ्रू भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ईजी मेथड होता है। इसके अंदर आपको नेट पॉट में ग्रोइंग मीडिया के अंदर एक विक लगानी होती है, एक पट्टी नुमा लगानी होती है, जो पट्टी के थ्रू प्लांट वाटर को अपटेक करता है। इसके अंदर समर्सिबल पंप का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अंदर हमें एयर पंप का यूज़ करना होता है ताकि प्लांट्स को ऑक्सीजन मिल सके। आप अगर हाइड्रोपोनिक में ग्रो करना चाहते हैं आप डीप वाटर कल्चर सिस्टम यानी DWC का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप थर्माकोल बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। उसकी शीट पे आप नेट पॉट को होल्ड करके और ग्रोइंग मीडिया का यूज़ करके आप इसके अंदर भी आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर आपको समर्सिबल पंप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको केवल ऑक्सीजन पंप की आवश्यकता होती है और साथ में आपको एयरोस्टॉम की आवश्यकता होती है। सकते कि हमने एक चार्ट के थ्रू बताया कि द वीक सिस्टम कैसे काम करता है। ये डीप वाटर कल्चर सिस्टम का एक चार्ट है जिसमें बता रखा है कि प्लांट कैसे डीप होते हैं वाटर के अंदर, कैसे एयर पंप का यूज़ किया जाता है और कैसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ग्रो ट्रे के अंदर होता है, यानी कि रिजर्व टैंक के अंदर होता है। ये हाइड्रोपोनिक का तीसरा सिस्टम है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। इसके चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर एक एंगल में ग्रो ट्रे को रखा जाता है और इसके अंदर 24 आवर्स समर्सिबल पंप को ऑन रखा जाता है। इसके अंदर एयर पंप का भी यूज़ किया जाता है प्लांट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए। इसके अंदर ग्रोइंग मीडिया का यूज़ नहीं किया जाता है। ये है हाइड्रोपोनिक का चौथा सिस्टम है इब एंड फ्लो सिस्टम। इसके अंदर आप चार्ट में देख सकते हैं कि इसके अंदर टाइमर का यूज़ किया जाता है समर्सिबल पंप को ऑन रखने के लिए। एक टाइम शेड्यूल के अंदर ही हम वाटर को फ्लो करते हैं। ये देख सकते हैं कि ये हाइड्रोपोनिक का 5वें टाइप का सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। इसके अंदर ड्रिप के थ्रू न्यूट्रिएंट को प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है। इसके अंदर भी हमें समर्सिबल पंप का यूज़ करना होता है। इसके अंदर हमें टाइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हाइड्रोपोनिक का हाईटेक सिस्टम होता है एरोपोनिक। इसके अंदर वाटर को फ्लो नहीं किया जाता है, इसके अंदर वाटर को स्प्रे किया जाता है प्लांट की रूट्स पे। हमने जाना है कि हमें कौन से सिस्टम के थ्रू प्लांट्स को ग्रो करना था। अब हमें ये जानना है कि हाइड्रोपोनिक में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है ऑक्सीजन, दूसरी चीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी चीज़ होती है वाटर। प्लांट्स को सनलाइट या ग्रो लाइट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है और प्लांट्स को सही तरीके से ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। जैसे ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से
प्लांट्स को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के अलावा और लाइट के अलावा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि प्लांट सही तरीके से ग्रो कर सके। हाइड्रोपोनिक में न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक भाग होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा भाग होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसके अंदर इंक्लूड करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि प्लांट्स को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस उतनी होती है जितनी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की होती है। इसके अंदर आते हैं आयरन, कॉपर, क्लोरीन, बोरोन, जिंक, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। हाइड्रोपोनिक में ग्रोइंग मीडिया का यूज़ क्यों किया जाता है? ग्रोइंग मीडिया क्या होता है? ग्रोइंग मीडिया का यूज़ इसलिए ताकि वह प्लांट्स को सपोर्ट दे सके, प्लांट्स को होल्ड कर सके और साथ ही प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करा सके, उसे मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करवा सके। जब हम सबमर्सिबल पंप को बंद कर देते हैं तो उस टाइम पे प्लांट्स को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करवाता है ग्रोइंग मीडिया। ग्रोइंग मीडिया के अंदर सबसे पहला आता है कोकोनट कोयर, जिसे कोकोपीट भी बोला जाता है। ये भी एक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ग्रोइंग मीडिया है। अगर आप स्टार्टिंग में प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं हाइड्रोपोनिक में, तो आपको सबसे पहले कोकोपीट का यूज़ करना चाहिए। ये इसका यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। ग्रोइंग मीडिया के अंदर दूसरा आता है क्ले पेपर्स। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा अधिक यूज़ किया जाता है। इसके अंदर सबमर्सिबल पंप बंद करने के बाद भी मॉइस्चराइजर नहीं रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्ले पेपर्स होते हैं जो जल्दी ही ड्राई हो जाता है। ग्रोइंग मीडिया के अंदर तीसरा आता है परलाइट। आप परलाइट भी यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। चौथा आता है रॉकवूल और पांचवा आता है वर्मिक्यूलाइट। इसके अंदर छठा आता है ओसिस क्यूब्स। ओसिस क्यूब भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। हाइड्रोपोनिक में टीडीएस को मेज़र करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? टीडीएस क्या होता है? टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। इसे ppm के रूप में मेज़र किया जाता है। टीडीएस हमें बताता है कि वाटर कैन के अंदर कौन कौन से मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। ये हमें बताता है कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग हमें न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करना होता है। हमें प्लांट्स की स्टेज के अकॉर्डिंग टीडीएस को बढ़ाना होता है। टीडीएस का लेवल हर प्लांट के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि लीफी वेजिटेबल के लिए मैक्सिमम टीडीएस का लेवल होता है 800। टमाटो के लिए हमें विंटर में 1000 से 1200 के बीच में रखना होता है, जबकि हमें समर में उसके अंदर 800 से 1000 के बीच में रहता है। हर प्लांट के लिए टीडीएस का लेवल अलग अलग मेंटेन किया जाता है। हमें प्लांट्स की स्टेज के अकॉर्डिंग टीडीएस के लेवल को बढ़ाना होता है। हमें स्टार्टिंग में 200 से कम लेवल के टीडीएस के वाटर की आवश्यकता होती है। उसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करना होता है। अगर आपके पानी का लेवल यानी टीडीएस का लेवल 200 से कम नहीं है तो आप आरओ वाटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आरओ वाटर के टीडीएस का लेवल बहुत ही कम होता है। अगर आप रेनी सीजन यानी रेन वाटर को अगर आप स्टोर करते हैं तो रेन वाटर का टीडीएस बहुत ही कम होता है, यानी 5 से 10 के बीच में उसकी रेंज होती है। तो अगर आप हो सके तो आप आरओ वाटर का यूज़ करें और आप रेन वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक में यूज़ करने के लिए। हाइड्रोपोनिक में पीएच की रेंज को भी मेज़र करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीएच एक पैरामीटर होता है जो हमें बताता है कि हमारे पानी में एसिडिटी कितनी है या हमारा पानी कितना पीने लायक है। हाइड्रोपोनिक में पीएच की रेंज को 5.5 से 6.5 के बीच में रखना होता है। यह पीएच का एक चार्ट है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 5.5 से 6.5 के बीच में सारे न्यूट्रिएंट्स एक इक्वल रेंज में अवेलेबल है, इसलिए हमें 5.5 से 6.5 के बीच में रखना होता है। अगर आपका पीएच लेवल बढ़ जाता है, 6.5 से ऊपर चला जाता है, तो आप फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करके उसे डाउन कर सकते हैं। और अगर आपका पीएच का लेवल 5.5 से नीचे चला जाता है तो आप उसको इंक्रीज़ करने के लिए आप बेकिंग सोडे का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका टीडीएस का लेवल अब चला जाता है तो आपको नॉर्मल वाटर यूज़ करना होगा। आपको न्यूट्रिएंट मिक्स वाटर यानी कि आपको वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट को और मिक्स नहीं करना है। आपको डिज़ायर्ड लेवल तक आपको अगर टीडीएस का लेवल लाना है तो आपको नॉर्मल आरओ वाटर का यूज़ करना होगा।
और अगर आपका TDS का लेवल डाउन चला जाता है तो आपको न्यूट्रिएंट्स को और मिक्स करना होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।